हेलो स्टूडेंट। आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। इससे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लगभग सभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है और ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस है, मतलब ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी के फॉर्म में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से कवर होती है। इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है और इसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसे इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है। इस प्रकार से ये फोल्डेड होकर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो गैप प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये आउटर मेम्ब्रेन हुआ और ये है इनर मेम्ब्रेन। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होती है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। ठीक है। और ये जो अंदर वाली स्पेस है, मतलब कि दोनों मेम्ब्रेन के अंदर की जो स्पेस होती है, इन स्पेस को मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें फ्लूइड भरा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गेनेलिस है जिसके पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके पास अपना डीएनए होता है। ठीक है। तो अगर यूकैरियोटिक सेल को देखोगे तो मान लो ये एक यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है। ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर सेंटर में होता है न्यूक्लियस। तो ये है न्यूक्लियस। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। अब ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच के जो स्पेस है, इन स्पेस को साइटोसोल कहते हैं। इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। तो इन्हीं साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सेल ऑर्गेनेलिस है। तो इस साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होगा। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये है इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड होती है। ठीक है। और इसके अंदर होता है मैट्रिक्स। अब माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है। ठीक है। अगर यूकैरियोटिक सेल में देखोगे तो इसके जो न्यूक्लियस है उसमें आपको जेनेटिक मटेरियल मिलेंगे, डीएनए मिलेंगे। ठीक है। तो इसमें आपको डीएनए प्रेजेंट मिलेगा। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनेलिस है जिसके पास में इसके मैट्रिक्स में डीएनए होता है। ठीक है। इसलिए इसे सेल्फ रेप्लिकेट ऑर्गेनेलिस कहा जाता है। ये खुद से रेप्लिकेट कर सकता है। अब इस डीएनए से आरएनए बनता है, तो इसके मैट्रिक्स में आपको आरएनए भी मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है जो कि 70S टाइप का होता है। अगर यूकैरियोटिक सेल में देखोगे तो इसके यूकैरियोटिक सेल के जो साइटोप्लाज्म है उस साइटोप्लाज्म में राइबोसोम जो है वो फ्रीली प्रेजेंट होता है। इसके अलावा कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस से अटैच रहता है जिसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जो यूकैरियोटिक सेल के जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली राइबोसोम प्रेजेंट है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस से जो अटैच है वो 80S टाइप का होता है। ठीक है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S टाइप का होता है। ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आपको क्या क्या मिलेगा? एक तो इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए से आरएनए बनेगा, तो इसके मैट्रिक्स में आरएनए भी प्रेजेंट होगा। इसके अलावा इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70S टाइप का होता है। साथ ही इसके मैट्रिक्स में कुछ कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है उसमें क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल चलती है। ठीक है, जिसमें एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके मैट्रिक्स में आपको एंजाइम भी मिलेंगे। अब ये जो इनर मेम्ब्रेन है, मतलब कि इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वो दो फेज में डिवाइड होता है। एक होता है आउटर फेज, मतलब कि बाहर की जो फेज है
उसे सी फेस कहा जाता है। और जो अंदर वाली फेस है, इनर फेस है, जो कि मैट्रिक्स की ओर प्रेजेंट होती है, इन फेस को एफ फेस कहते हैं, एम फेस कहते हैं। ठीक है। इस इनर मेम्ब्रेन के इस एम फेस पर आपको बहुत सारे रिपीटेड यूनिट दिखाई देंगे किसी स्टार पार्टिकल्स के। इन पार्टिकल्स को ऑक्सीजोम या फिर F1FO पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है। इसे इनर मेम्ब्रेन पार्टिकल्स या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। अब इस F1FO पार्टिकल्स को आप डिटेल में देखोगे तो इसमें हेड, स्टाल्क और बेस दिखाई देगा। ठीक है। तो अगर एक F1FO पार्टिकल्स को देखोगे तो ये है इसका हेड, ये है स्टाल्क और ये है बेस। ठीक है। तो इसके हेड वाले पार्ट को F1 कंपोनेंट कहा जाता है। ठीक है। और ये है FO कंपोनेंट, और ये जो F1 कंपोनेंट है वो इस FO कंपोनेंट से इस स्टाल्क के द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है। अब ये जो F1 कंपोनेंट है, मतलब कि जो बेस वाला पार्ट है, वो इनर मेम्ब्रेन से चिपका रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये इनर मेम्ब्रेन है, तो इनर मेम्ब्रेन से इसका जो बेस है वो चिपका रहेगा, ये स्टाल्क है और ये है हेड। ठीक है। उसके बाद है एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हम देखेंगे कि कोई साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर कैसे आती है। ठीक है। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना खुद का डीएनए होता है जिससे प्रोटीन बनती है, लेकिन बहुत सी प्रोटीन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि बहुत सी प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया की जो है वो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले डीएनए से बनती है। ठीक है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत सी प्रोटीन ऐसी है जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए से बनती है। अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से प्रोटीन कैसे बनती है, तो मान लो ये एक न्यूक्लियस है। ठीक है। ये है एक यूकैरियोटिक सेल और सेंटर में होता है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए मिलेगा, तो ये है डीएनए। ठीक है। अब डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू मैसेंजर आरएनए बनता है। अब ये जो मैसेंजर आरएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर बना है वो इस साइटोसोल में आ जाता है, मतलब कि साइटोप्लाज्म में आ जाता है। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद ये जो मैसेंजर आरएनए है वो राइबोसोम से अटैच हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार से, और यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस करने लगते हैं जिससे हमारा जो प्रोटीन है वो यहाँ पे तैयार हो जाता है। ठीक है। तो ये है प्रोटीन। अब इन प्रोटीन को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लाना है, तो ये जो प्रोटीन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसे आती है, मैट्रिक्स में कैसे आती है, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ये है प्रोटीन। ठीक है। वे माइटोकॉन्ड्रिया में कोष ट्रांसलेशन प्रोटीन के थ्रू जाता है। तो कोई भी प्रोटीन जो कि साइटोसोलिक राइबोसोम पर बनी है, उन सभी प्रोटीन में एक सी टर्मिनल और एक एन टर्मिनल होती है। सी टर्मिनल मतलब कि इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक एमिनो ग्रुप होता है। एमिनो ग्रुप को एन टर्मिनल कहा जाता है, मतलब कि जहाँ पे एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होगा उसे एन टर्मिनल कहा जाता है, और जहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है उसे सी टर्मिनल कहते हैं। ठीक है। अब ये प्रोटीन फोल्ड ना हो इसके लिए इसमें बहुत सारी साइटोसोलिक HSC70 जो है वो आकर इसमें जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सारी प्रोटीन जो है वो अनफोल्डेड स्टेट में अंदर आती है, इसलिए ये जो साइटोप्लाज्मिक HSC70 है इसमें ऐड हो जाता है, बाइंड कर जाता है। अगर ये प्रोटीन फोल्ड हो गई तो ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, इसलिए ये HSC70 जो है वो इसमें आके बाइंड रहता है। ठीक है। अब ये जो प्रोटीन जिन्हें हमें अंदर लाना है, इन प्रोटीन में एक मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस होता है, क्योंकि इन्हें मैट्रिक्स के अंदर टारगेट होना है, इसलिए इसे मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस कहते हैं। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है। हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन से कवर होती है, तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये है इनर मेम्ब्रेन।
ठीक है। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच की जो स्पेस है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, और ये है मैट्रिक्स। ठीक है। अब इन मेम्ब्रेन में कहीं कहीं पे ट्रांसलोकान्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन में जो ट्रांसलोकान प्रेजेंट होते हैं उसको टोम या फिर TOM कहा जाता है, ट्रांसलोकान्स ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसलोकान्स प्रेजेंट होते हैं उसे टीम कहती हैं, TIM, ट्रांसलोकान्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन। ठीक है। तो जो टीम है वो 2 टाइप की होती हैं, एक होता है टीम 22 एंड 23। ठीक है। और जो टोम रिसेप्टर है वे भी अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कि टोम 20, 22, टोम 40 और होता है टोम 70। ठीक है। अब ये जो मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस को एक इम्पोर्ट रिसेप्टर होता है उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब ये इम्पोर्ट रिसेप्टर मतलब जो टॉम 20 और 22 है, ये वाला, ठीक है, वे इन मैट्रिक्स टारगेटिंग सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके एक चैनल होता है आउटर मेम्ब्रेन पे जिन्हें टॉम 40 कहा जाता है, ठीक है, उसमें डायरेक्ट कर देता है। अब उस चैनल के द्वारा प्रोटीन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आती है, तो इस चैनल के थ्रू जो प्रोटीन है वो इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आएगी, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आने के बाद इनर मेम्ब्रेन की जो टीम 2317 चैनल के थ्रू ये मैट्रिक्स के अंदर आती है। जब ये मैट्रिक्स के अंदर आती है तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में टीम 44, ठीक है, ये टीम 44 प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे HSC प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो जब प्रोटीन मैट्रिक्स के अंदर आती है तो ये जो टीम 44 है वो इस HSC से बाइंड हो जाता है, ठीक है, जिससे HSC 70 जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और इस HSC 70 के द्वारा ATP हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और जो एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज़ किया जाता है इस प्रोटीन को अंदर डायरेक्ट करने के लिए मैट्रिक्स में। ठीक है। अब जब ये प्रोटीन पूरा अंदर आने लगती है तब मैट्रिक्स प्रोसेसिंग प्रोटीएज एंजाइम के द्वारा इसकी जो टारगेटिंग सीक्वेंस है उसका क्लीवेज हो जाता है, वो टूट जाता है। ठीक है। टारगेटिंग सीक्वेंस क्या करता है, प्रोटीन को फोल्ड होने नहीं देता। ठीक है। अब जब ये जो टारगेटिंग सीक्वेंस है वो क्लीवेज मतलब कि टूट जाएगा तो ये फोल्ड नहीं हो पाएगा, मतलब कि फोल्ड हो जाएगा। ठीक है। और ये प्रोटीन अपने नेटिव फॉर्म में फोल्ड होने लगती है, और ये प्रोटीन जो है वो एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है।